नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम सीटेट से संबंधित कुछ वीडियोज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नियमित तौर पे लगातार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपके सामने लेकर के आया हूं। बहुत जल्दी में मैंने 20 क्वेश्चन बनवाए हैं और इस 20 क्वेश्चन का रिवीजन आप करिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से आपको कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने मित्रों तक आप शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है कि निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सी जानकारी सही है। ठीक है, निपेंथिस को मित्रों हम घटपर्डी कहते हैं। यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत का एक राज्य है मेघालय में भी यह पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आकार जो है मित्रों घड़े जैसा होता है। इसका मुंह जो है एक पत्ती से ढका रहता है। ठीक है, यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी पूर्ति के लिए है, कीड़ों को खाता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों को खाता है। और कीड़ों को जो है अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या करता है, उसके अंदर से जो है अच्छी एकदम खुशबूदार जो है मतलब सेंट टाइप का निकलता है और वह एक मोहक आवाज़ भी करता है ना। इससे जो है कीड़े मकोड़े उसमें आके फंस जाते हैं। इस चारों ऑप्शन इसका देखिएगा। यह केवल छोटे छोटे कीटों को फंसा करके खा लेता है, उनका शिकार भी करता है। ठीक है, यह चौथा ऑप्शन इसमें लिखा गया है। यह छोटे कीड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। मित्रों, आवाज़ नहीं निकालता, मैंने बोल दिया आवाज़ यह नहीं निकालता है। इसके अंदर से जो है खुशबू निकलती है ना, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से एक सेंट टाइप का निकलता है, आवाज़ नहीं निकलता। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो कौन सा सही होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है। क्या पूछा गया है, तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन सा है। चलिए बताइए, तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र तो एकदम जो है बगल में चला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र एकदम पश्चिम साइड में चला जाता है, नहीं होगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल ये तमिलनाडु के बगल में नहीं है ना। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है, यह जो है आपके तमिलनाडु के निकट है। ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा इस तरीके से जब भारत का नक्शा आप बनाएंगे, तमिलनाडु जो है यहाँ पे है ना, और उड़ीसा लगभग यहाँ पर पड़ता है ना। तो उड़ीसा उसके निकट नहीं है। आंध्र प्रदेश के मतलब कि तमिलनाडु के निकट कौन सा है, तमिलनाडु के इधर आंध्र प्रदेश है और इधर केरल है और इस साइड जो है ऊपर के साइड थोड़ा सा कर्नाटक है। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्या क्या दिया गया है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। कुवणजी है, करंगटम है, कुम्मी है, कोलट्टम है, ये सभी जो है इसके राष्ट्रीय नृत्य है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, मन्नार की खाड़ी है, ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है धनुषकोडी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में अनामलाई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, यह भी वहीं पर है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों जो है तमिलनाडु में। कौन कौन से, मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों जो है तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच के जार को, क्या लिखा गया है, कांच के जार को तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए बताइए। सबसे पहला है कौन सा है, मैं थोड़ा सा इस वीडियो को ऐसे मैं नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा सा समस्या हो रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। कैसा करते हैं, आप सभी लोगों के घर में अचार का डिब्बा जरूर होगा। आप सभी लोगों की मम्मी या आप खुद जो है अचार बनाए होंगे और उसके डिब्बे को जो है घाम हम बोलते हैं, हमारे अवधि क्षेत्र में घाम बोल देते हैं। ठीक है, धूप में अच्छे से सुखाए होंगे। ठीक है, तो क्यों करते हैं ऐसा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा जो भी लिखा गया है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? किसका ध्यान रखेंगे? समूह जब क्रियाकलाप आप कराएंगे तो किसका ध्यान रखेंगे? सबसे पहला है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, आप बच्चों की रुचियों का ध्यान निश्चित तौर पे धरेंगे। लड़कों और लड़कियों को रूप से रुचिकर लगे, क्या ये ध्यान रखेंगे? लड़के और लड़कियों को रूप से रुचिकर लगे, अभी बताइएगा आप ध्यान रखेंगे कि नहीं। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, क्या इसका ध्यान रखेंगे? सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, क्या इसका ध्यान रखेंगे? बताइए किसका ध्यान आप रखेंगे, है ना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से किसका किसका ध्यान रखेंगे? ये क्वेश्चन जो है आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इन चारों में से इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। क्या ये चारों सही हैं? इसमें से क्या 2 सही हैं, क्या 3 सही है? आप जरूर बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं मित्रों। एक क्वेश्चन जो है पिछली बार सीटेट में भर भर के पूछा गया, चिरऊ नृत्य कहाँ का है? मित्रों चिरऊ नृत्य जो है मिजोरम का है। इसे जो है बम्बू डांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बम्बू डांस कहते हैं, अर्थात इसे हम बांस नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांस नृत्य भी इसे कहते हैं। अर्थात इसे जो है बांस का दो लोग बांस लेकर के खड़े रहते हैं, वो इधर उधर करते हैं, एक खड़ा होकर के डांस करता है, इसे बांस नृत्य बोलते हैं, चिरऊ नृत्य को। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे क्या लिखा गया है देख लीजिए। मिजोरम के विभिन्न लोक नृत्य यहाँ पे लिखा गया है, खुआलम, छेहलाम, ये सब आता होता नहीं है। ठीक है, मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से लिखे गए हैं यहाँ पर, वो राष्ट्रीय उद्यान लिखे गए हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फावंगुगई है, फावंगुगई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये मिजोरम के राष्ट्रीय नृत्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल होती है वह कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं सिनकोना वृक्ष की छाल से किसकी दवा का मतलब कौन सा उपचार किया जाता है? तो मलेरिया का उपचार किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और सीटेट का सदाबहार क्वेश्चन इसे कहा जाता है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उगता है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा होती है। कोई इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 मिनट गड़बड़ा गया है, हाँ रुकिए, हाँ चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? मित्रों आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, साबरमती से दांडी तक की यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है, गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी के छोटे से तटीय गांव की ओर दांडी मार्च शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को शुरुआत किया था। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के तट पर पहुंच करके एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, और विशेष करके उस समय की इंग्लिश सरकार भी इनके सामने झुकती है ना। आपसे क्वेश्चन देखिए, लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी मतलब कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसी से जो है इसी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मित्रों जो आयोग ने सही माना था वो माना था साबरमती। क्या माना था? साबरमती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। मित्रों रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, हमारे राजस्थान के रेगिस्तानों में भी यह पाया जाता है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी यह पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग 10 फीट लंबा होता है। ठीक है, और इसकी जो जड़ें होती हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इसकी जड़ें होती हैं इसके वृक्ष से 30 गुना ज़्यादा गहरी होती है। कितनी होती है? इसकी जो जड़ें होती हैं वह 30 गुना ज़्यादा गहरी होती हैं इसकी ऊंचाई के। अगर इसकी ऊंचाई 10 फीट है, इसकी जड़ की जो गहराई होगी वो 30 गुना मतलब 300 फुट इसकी जड़ की गहराई होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए आया है ना। और आगे मैं बात करता हूं कि इसमें बहुत कम पत्तियां होती, सही है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं और 30 गुना नीचे तक जाती हैं। जल का अभाव होने पर वहाँ के लोग जो है इसे जो है क्या करते हैं, इसके तने से जो है
जल निकाल लेते हैं पाइप डाल करके। ठीक, नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है, तो ध्यान रखिएगा जड़ों का कौन सा समूह है, चुकंदर, आलू, अदरक। आलू इसमें तना हो जाता है, ये कटकुट हो गया है ना। गाजर, हल्दी, अदरक, गाजर और अदरक तो जड़ है, लेकिन हल्दी जो है लगभग तना हो जाता है। शक्कर मूली, मूली और हल्दी तना हो जाता है। गाजर, चुकंदर और मूली यह जो है जड़ का एक रूपांतरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, जड़ पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के नीचे छिपा होता है। जड़ें मिट्टी के कणों को बांधती और पौधे को जमीन पर स्थिर रखती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है ना, वेट लिफ्टर, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सुनीता विलियमसन अंतरिक्ष यात्री हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतह किया। सूर्यमणि के बारे में अगर आप लोग जानते हैं बताइएगा। कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर, इसका होगा क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में प्रथम मेडल प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी, वह कर्णम मल्लेश्वरी ही थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वेट उठाने का अभ्यास से कर रही थी। अभी एक बार में 130 किलोग्राम वेट उठाने में सक्षम है। निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि वेट लिफ्टर कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। बछेंद्री पाल के बारे में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। बछेंद्री पाल का जो मतलब कि कहानी है, उस कहानी को ईवीएस के पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया। मित्रों, बछेंद्री पाल के कहानी को जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम में रखा गया, उसका सबसे बड़ा कारण है लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करना। कुछ लोगों का मानना होता है हमारे समाज में कि लड़कियां जो है विशेष करके चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं कर पाती हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर ऐसी भावना, दुर्बुद्धि की भावना न आए, उसी को लेकर के बछेंद्री पाल व्यक्तित्व की कहानी इस की ईवीएस में रखा गया है। उसमें क्या बताया गया, उसमें यही बताया गया है कि बछेंद्री पाल इज द आयरन लेडी, मतलब बछेंद्री पाल एक लौह महिला थी जिसने किसे फतह किया था, माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि चुनौतीपूर्ण कार्य केवल लड़की ही करे, केवल लड़का ही करे, लड़की भी कर सकती है। जेंडर वाइस, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए बछेंद्री पाल की कहानी आपके ईवीएस के पाठ्यक्रम में रखा गया। आपसे एक क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में, है ना, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है। बच्चे, ठीक है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। जब सामूहिक रूप से क्रियाकलाप होता है तो निश्चित तौर पे बच्चे जो है ऐसा करते हैं, है ना। बच्चे दूसरे बच्चों से बहस करने से अधिक सीखते हैं, ऐसा भी होता है ना। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। इस बात को मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में, शिक्षण शास्त्र सब्जेक्ट में, जब भी आपको अंक सुधार आए, जब भी आपको मार्किंग की बात आ जाए, तो वह बिल्कुल निगेटिव होता है। बच्चों को कभी भी आपको अंक सुधार पर ध्यान नहीं दिलवाना है, उसे अंक वगैरह, मतलब उसे ऐसा मोटिवेट करना ही नहीं है बेटा तुम 90 पाए हो, अगली बार 100 की तैयारी करो, कभी नहीं कहना है। ये मतलब कि हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट होते हैं। शिक्षण शास्त्र कभी नहीं कहता है, शिक्षण शास्त्र केवल ज्ञान की बात करता है, मार्किंग की बात कभी नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रावणों के समर्थन से बच्चे जो है अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, निश्चित तौर पर मिलती है, लेकिन अंक सुधार की बात नहीं होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समूह क्या किया, समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ध्यान रखिएगा, क्या बात किया गया है कि समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए, है ना, क्या दत्त कार्य। कभी भी आप बच्चों को दत्त कार्य नहीं देंगे, गृहवर्क नहीं देंगे, होमवर्क नहीं देंगे, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन जो है निगेटिव हो जाते हैं। कागज पेंसिल का कभी परीक्षण आप बच्चों से कराएंगे ही नहीं, है ना। निर्धारण मापनियां, कभी भी निर्धारण, कोई भी ऐसा कार्य करेंगे नहीं जिसमें बच्चों के ज्ञान का निर्धारण आप करें, है ना। आप कुछ भी नहीं है भाई, बच्चों के ज्ञान का निर्धारण करने वाले आप कुछ भी नहीं है। बच्चा सर्वोपरि है, बच्चा केंद्रित है, बच्चा ही आज के रूप में हीरो है। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो बच्चे को सर्वोपरि मानिएगा, बच्चा ही आपका हीरो है। बच्चे को कभी परेशान नहीं करेंगे, ऐसा देकर के बच्चे परेशान होंगे, है ना। क्या करेंगे भाई, मौखिक प्रश्न पूछ लेंगे, और मौखिक प्रश्न से जो है
बच्चा बेहतर कर जाएगा, है ना। क्या कर जाएगा? मौखिक प्रश्न करेंगे जिससे बच्चे की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन हो सकता है। ठीक, अगले बात करते हैं मित्रों। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बच्चा दिया है कुछ सब्जियां फल होती है, ठीक है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, तो बिल्कुल गलत है भाई, है ना, वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है ना। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, बीज तो काफ़ी पौधे का हिस्सा होते हैं, हाँ? गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते, यह तो भाई बिल्कुल गलत है। घास पौधा नहीं है, यह भी गलत है। कौन सा पौधा? कुछ सब्जियां फल होते हैं, यह वैज्ञानिक रूप से सही है। ठीक, फल और सब्जी में फ़र्क दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा, है ना, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षण का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, कहता है बेटा जाओ घर, जो भी आपके घर में रद्दी सामान हो उससे एक उपयोगी वस्तु बना करके ले आओ, है ना। बच्चा घर पे जाता क्या करेगा? कौन सा अभिप्राय नहीं है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं से प्रदर्शनी आयोजित करना, शायद यह करेगा, है ना। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, कभी भी कक्षा में श्रेष्ठता सर्वोच्चता किसी भी विद्यार्थी को व्यक्तिगत तौर पे आपको आगे बढ़ाना ही नहीं है, आपको हमेशा समावेशी शिक्षा का ध्यान देना है, हर एक बच्चे का ध्यान देना है, हर एक बच्चा आपका अपना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपको पढ़ाना है, हर एक बच्चे को जो है समान अवसर देना है। तो कभी भी यह निगेटिव सेंस में चला जाता है, तो निगेटिव का जो उत्तर होता है वह निगेटिव ही होता है। तो एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, तो वह कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय नहीं करेगा। बच्चों में सृजनशीलता का विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझ देगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बच्चे में श्रेष्ठता कभी नहीं देखी जाएगी। हाँ, अगली बात करते हैं मित्रों। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं है, है ना। विभिन्न पशुओं का चित्र देता है और कहता है बेटा जो हमारे घरों में नहीं है उनका चित्र भरो। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या सृजनात्मकता का विकास होगा? जी बिल्कुल। कभी भी कोई कार्य अगर बच्चा करता है, रंग भरता है, कोई सृजनात्मकता का कार्य करता है, कोई चीज़ बनाता है ना, कोई चीज़ निर्माण करता है, निश्चित तौर पर सृजनात्मकता का कार्य होता है। और सृजन का मतलब ही होता है मित्रों निर्माण करना, है ना। अवलोकन का विकास करना मित्रों, क्या वह अवलोकन कर रहा है क्या? आप बताइएगा। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, निश्चित तौर पे वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, क्योंकि दिया गया है कि जो उसके घर में नहीं रहते हैं वह वर्गीकरण करेगा कि गाय तो मेरे घर में है, गाय के अलावा कौन सा चित्र इसमें है जो मेरे घर में नहीं है। बाघ हमारे घर में नहीं रहता, बाघ का मैं रंग भर दूंगा, है ना। तो वर्गीकरण करना सीखेगा। डाटा संग्रह का विकास करना, निश्चित तौर पे डाटा संग्रहित भी करेगा, है ना। डाटा संग्रह का कैसे विकास करेगा? वह जो है मतलब कि ऐसे ही होता है भाई, जंगली जानवरों का डाटा करेगा, उसके बाद ऐसा करेगा, लेकिन अवलोकन का विकास वह नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा करेगा? ए करेगा, सी करेगा, डी करेगा। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय निशांत ज्ञान। जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास टाइपिस्ट थे, मैं आपके सामने डिस्कस किया। निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए फायदेमंद साबित होंगे। शुभकामनाओं सहित मैं नितिन उपाध्याय इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर जितना हो सकता है मुझसे देने का प्रयास करूंगा। सीटेट के लिए आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, जहां से भी आप कर रहे हैं करिए। हम जितना कुछ हो सकता है सीटेट के लिए मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, और आगे भी मैं करता रहूँगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।